देहरादून में सीएम धामी ने शासकीय आवास पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवासी स्थलों के लिए यात्रा शुरू पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद अधिकारियों से उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि शीतकालीन प्रवासी स्थलों पर आने वाले तीर्थयात्री और पर्यटक जीएमवीएन के होटलों में रुकते हैं तो उन्हें किराए में 10% की छूट प्रदान की जाए। इसके साथ ही सीएम धामी ने बैठक में रजतोत्सव सशक्त उत्तराखंड योजना की अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं की समीक्षा के साथ ही अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को ड्रग्स के मामलों में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने और प्रदेश में चल रहे बाहरी लोगों के सत्यापन अभियान को और प्रभावी व्यापक बनाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक बेहद अहम है, क्योंकि शीतकालीन यात्रा को शुरू करने पर चर्चा की गई, जो कि उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ज़रूरी भी है, आर्थिकी की रीढ़ है। और इसके साथ ही हमारे जो 4 शीतकालीन प्रवास हैं उनके बारे में युवा पीढ़ी भी जान सकेगी, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा। अमूमन ये देखा गया है कि 4 धाम यात्रा में जब शीतकाल के लिए कपाट बंद हो जाते हैं तो एक मैसेज जाता है कि अब कपाट बंद हो गए, दर्शन नहीं हो पाएंगे, जबकि चारों धाम में शीतकाल में पूजा होती है, जो उनके शीतकालीन प्रवास हैं। ऐसे में शीतकालीन प्रवास में अगर यात्री आते हैं तो उत्तराखंड में सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, और जो लोग हैं, जो आर्थिकी जो जुड़ी हुई है जिन लोगों की, जिनकी सिर्फ 6 महीने तक ही वहाँ पर आमदनी होती है, वो भी बढ़ पाएगी। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि 4 धाम के शीतकालीन प्रवासों के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो वहाँ पर पहुँच पाएंगे, क्योंकि कपाट बंद नहीं होते हैं, बल्कि शीतकालीन प्रवास की जो यात्रा है वो शुरू होती है। तो ऐसे में एक पॉजिटिव वे में सरकार आगे बढ़ना चाहती है। आपको ये भी याद दिला दें कि इससे पहले शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने भी इस बात को कहा था कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए, इस ओर ध्यान देना चाहिए। 16 दिसंबर से शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद भी इस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में सरकार के सशक्त भू कानून के दावे पर विपक्ष और तमाम संगठन सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि प्रदेश में भू कानून की बेहद जरूरत है। उनका कहना है कि नारायण दत्त तिवारी जो भू कानून लाए थे, उसको सरकार ने समय समय पर बदलने की कोशिश की, जिसका नुकसान अब देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को जल्दबाजी न करते हुए एक बुद्धिजीवी का दल बनाना चाहिए, जो भू कानून को लेकर अध्ययन कर सके। पहले तो भू कानून की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, और पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने जो भू कानून लाए थे वो बहुत इम्पोर्टेंट था। उसको सरकार ने समय समय पर बदलने की कोशिश की, जिसका नुकसान आज सामने देखने को आ रहा है। जो आज सख्त भू कानून लाने की बात करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने त्रिवेंद्र रावत के द्वारा लाए गए एक कानून को, जिसमें कहा था कि जिस प्रयोजन से ज़मीन खरीदी गई है, अगर 2 वर्ष में उसमें कार्य नहीं होगा तो हम उस ज़मीन को सरकार में निहित कर लेंगे, उसको बदलने का काम किया। आज वही सरकार सख्त कानून की बात कर रही है। मेरा ये मानना है कि सरकार को जल्दीबाजी नहीं करते हुए एक ऐसा दल बनाना चाहिए जिसमें सभी किस्म के बुद्धिजीवी, हर बात को मानने वाले बुद्धिजीवी लोगों का एक दल हो, जो विभिन्न राज्यों में जाकर जब जब भू कानूनों को गठित किया गया, बनाया गया, उसके क्या अच्छे परिणाम आए और क्या दुष्परिणाम आए, उसका अध्ययन कर। उत्तराखंड में भू कानून का उल्लंघन कर जमीन खरीदने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि राज्य में मौजूदा भू कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों में जिला प्रशासन स्तर पर लगातार कार्रवाई जारी है। जिस व्यक्ति ने एक बार भी भू कानून का उल्लंघन कर दिया है, वो जमीन सरकार में निहित होकर ही रहेगी।
जी, निश्चित तौर पर मैं कह सकती हूँ कि भूमाफियाओं के दिल में जो मुख्यमंत्री जी ने जो कड़े फैसले लिए हैं, त्वरित एक्शन लिया है भूमाफियाओं के खिलाफ, उसको लेकर एक डर है। और उत्तराखंड की हमारी जो जल जंगल जमीन है, उसको इस तरीके से कोई भी बाहर का आदमी नहीं हथिया सकता है। तो इन चीजों को लेकर जो उत्तराखंड का प्रेम हमारे मुख्यमंत्री जी में दिखाई देता है, उसको जो कड़े फैसले उनके दिखाई देते हैं, वो दिखाई दे रहा है। और भूमाफियाओं के दिल में एक डर है कि इस प्रकार की कार्यवाही करने पर, इस प्रकार की जालसाजी करने पर निश्चित तौर पर कड़ा कानून के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही करी जाएगी, जो कि हमारे जल जंगल जमीन से खिलवाड़ है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने वे साइड एमिनिटीज परियोजना को शीघ्रता से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की शुरुआत से पहले भूमि ट्रांसफर प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन सभागार में हुई समीक्षा बैठक में सीडीओ ने बताया कि इस परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के कैफे खोले जाएंगे। इसके लिए अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपए तय की गई है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई तेज गति से पूरा करें। परियोजना के तहत वेसाइड एमिनिटी का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसको अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है। इसको लेके रीच की टीम जो है वो जमीन की तलाश कर रही है। वेसाइड एमिनिटी में जो एमिनिटीज बननी है, जो हमारे स्वयं सहायता समूह में जो बना रही हैं, जो आउटलेट करने हैं, जो मैन्युफैक्चर करती हैं, कैपेसिटी को दिखाएंगे और अन्य कई चीजें हैं प्रोग्राम में। तो अभी जो धरातल पर यही है कि उसकी पहले जमीन खोज ली जाए और वो विवादित जमीन न है, तो वो फाइनल हो जाएगी। उसके बाद प्रोजेक्ट आगे इसकी अनुमानित लागत 1 करोड़ है। राज्य में इस बार सूखी ठंड से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती ठंड की वजह से लोगों को सांस और दिल की बीमारी बढ़ जाती है, जिस पर सांस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि प्रदूषण की वजह से भी लोगों को सांस लेने की तकलीफ होती है। वहीं दूसरी ओर कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर अमर उपाध्याय का कहना है कि सर्दियों के दौरान दिल की बीमारी के मरीजों में 10 से 30% तक इजाफा होता है। हाँ देखिए, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये हमारा पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ ठंड तेज़ी से बढ़ी है सुबह शाम की तो कम से कम। और साथ में कंस्ट्रक्शन और एक टूरिस्ट प्लेस होने के नाते व्हीकल का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा पोल्यूशन की एक मात्रा भी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में जो हमारा स्मोक और फोग मिलकर स्मोक बनाता है, वो सांस के मरीजों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। उसमें जो ठंडी हवाएं सांस की नली में जाती है तो वो संकुचन बनता है, उससे सांस फूलने की बीमारी होना, उससे खांसी बलगम बना रहना, उससे बलगम की और अधिक मात्रा बनना, ये सब बीमारियों से मरीज ग्रसित रहते हैं। आमतौर पे सर्दियों में वातावरण का तापमान चूँकि कम होता है, तो हमारे शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए जो चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसी की वजह से हार्ट की बीमारियों में इजाफा होता है और हार्ट के मरीजों में भी इजाफा होता है। तो ठंड से बचने के लिए हमारे शरीर में जो बदलाव आते हैं, उसमें से जो सामान्यतः बदलाव हैं वो ये है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, थोड़ी बहुत खून में थक्का बनने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। इन सब वजहों की वजह से, इन सब वजहों के कारण हम हार्ट की बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोशिशें कर रही हैं, वो होती है तो और बेहतर होगा। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। विश्व दिव्यांग दिवस यानी 3 दिसंबर को देहरादून और अल्मोड़ा जिले के 6 दिव्यांगजनों को सम्मानित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इनको पुरस्कार देंगे, जिनमें विनीता तड़ागी, गरिमा जोशी, भुवनचंद मिश्रा समेत कई दिव्यांगजन शामिल हैं। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि ये चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया। ये सम्मान दिव्यांगजनों की मेहनत और संघर्ष की पहचान है। आगामी 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस है, तो उसमें हमारे अल्मोड़ा जनपद के 6 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें गरिमा जोशी जो हैं वो दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी के लिए चयनित हुई हैं और विनीता तड़ागी हैं स्वतः स्वरोजगार के लिए दक्ष जो दिव्यांग कर्मचारी हैं। उसमें भुवनचंद मिश्रा, रमेश राम जी का चयन हुआ है। नीमा मटेला और चंदन सिंह भी स्वतः रोजगार के लिए ही चयनित किए गए हैं। तो इन सभी 6 लोगों के लिए हमने 3 दिसंबर को जो देहरादून में प्रोग्राम आयोजित है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों द्वारा इनको